हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और प्रॉपर्टी लॉ भी आपको सब्जेक्ट होगा, तो प्रॉपर्टी लॉ को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली हम इस रिवीजन सेशन में दो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 और दूसरा इंडियन ईजमेंट एक्ट। ये भी 1882 का एक्ट है। दोनों ही कानून जो है वो प्रॉपर्टी को रेगुलेट करते हैं, प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से डील करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ दोनों कानूनों का लिंक है, दोनों लॉज का लिंक है। तो आज के रिवीजन सेशन में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे दोनों चीज़ों को। सबसे पहले हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से शुरू करेंगे बच्चों, बाद में ईजमेंट एक्ट पे आएंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की इंट्रोडक्शन के साथ शुरू करते हैं। तो बच्चों देखो, अ पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, एक बंदा जो प्रॉपर्टी का ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकता है। एक पर्सन जो प्रॉपर्टी का ओनर है, वन हु इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, वो प्रॉपर्टी को किसी को गिफ्ट भी कर सकता है। अगर वो चाहे तो वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी को गिरवी रखकर लोन भी ले सकता है, वो मॉर्टगेज भी कर सकता है प्रॉपर्टी को। अगर वो चाहे वो किसी को प्रॉपर्टी रेंट पर दे सकता है, लीज पर दे सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी के साथ किसी और प्रॉपर्टी का एक्सचेंज भी कर सकता है। जो ओनर है वो कुछ भी कर सकता है। वहीं पे जो ओनर है वो अपनी प्रॉपर्टी की वसीयत भी बना सकता है। वसीयत मतलब वो विल भी बना सकता है। विल बनाकर वो बोल सकता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे मरने के बाद किसको मिलनी चाहिए। तो बच्चों देखा जाए तो एक पर्सन प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र दो तरीक़ों से कर सकता है। ध्यान से देखा जाए तो या तो वो अपने जीते जी, जब वो लिविंग है, जब वो जी रहा है, जीते जी वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है जो प्रॉपर्टी का ओनर है, या फिर वो पर्सन अपने मरने के बाद आफ्टर डेथ भी अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना कि वन हु इज़ द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी कैन ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी इन एनी वे। ही कैन इधर सेल द प्रॉपर्टी, गिफ्ट द प्रॉपर्टी, मॉर्टगेज द प्रॉपर्टी, लीज द प्रॉपर्टी, एक्सचेंज द प्रॉपर्टी, और he can also make the bill of his property. If he is making the bill, then that will would come into existence, would come into execution after the death of that person. Will क्या होती है? Will is a document in which a person settle down what is to be done with his property after his death. जब वो मर जाएगा उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी के साथ क्या करना है वो विल होती है। तो विल में जो लिखा होगा उसने, उसके मरने के बाद प्रॉपर्टी वैसे वैसे जिसका नाम लिखा होगा उसको मिल जाएगी। तो बच्चों जीते जी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है, लिविंग जब वो जीवित है और जीते जी किसी को प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, खुद भी जीवित है, दूसरा बंदा भी जीवित है, प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा है, खुद भी जीवित है, दूसरा भी जीवित है, किसी को गिफ्ट कर रहा है, जिसको गिफ्ट कर रहा है वो भी जीवित है, खुद भी जीवित है, जीते जी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे तो इसको बोला जाता है ट्रांसफ़र इंटर वाइवस। क्या बोला जाता है इसको? ट्रांसफ़र इंटर वाइवस, अर्थात ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन। क्या मतलब हुआ इसका? ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन, ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन। और अगर वो अपने मरने के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है, लाइक इन द केस ऑफ विल, तो ये ट्रांसफ़र होती है बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। इट इज़ अ ट्रांसफ़र बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। मतलब जो उसने लिखा है जब वो मर जाएगा ऑटोमेटिकली लॉ के जरिए वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। या अगर बंदा मर जाता है, मान लो वसीयत भी नहीं बनाता है, मर जाता है, तो मरने बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके बच्चों को जाती है। सक्सेशन होता है उसकी प्रॉपर्टी का। हमने हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 पढ़ा, हमने मुस्लिम्स में सक्सेशन पढ़ा। तो जब बंदा मर जाता है तो उसके मरने बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके हेयर्स में चली जाती है, क्लास 1 हेयर, क्लास 2 हेयर, जैसे हिंदू सक्सेशन एक्ट में बताया गया है। तो ये भी अपने आप जा रही है ना, बंदा मर गया उसके बाद प्रॉपर्टी किसी को जा रही है। तो ये होता है ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है। बच्चों जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, आप बात समझने की कोशिश करना, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रेगुलेट्स द ट्रांसफ़र अमंग द लिविंग पर्सन। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्यों बना है कि जब बंदा जीते जी किसी को सेल करे, गिफ्ट करे, मॉर्टगेज करे, लीज करे, एक्सचेंज करे, और जिसको वो ये सब कुछ कर रहा है वो भी जीवित है और खुद भी जीवित है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना हुआ है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए जो ट्रांसफ़र होते हैं, जो
ट्रांसफ़र होते हैं थ्रू विल, थ्रू सक्सेशन, इससे कोई लेना देना नहीं है। आई होप आपको जनरल सी बात समझ आई होगी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा है, देखो नाम ही बता रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के रिगार्डिंग ये एक्ट है। पर कौन से ट्रांसफ़र? जो लिविंग लोगों के बीच होते हैं ट्रांसफ़र। ये 5 तरह के ट्रांसफ़र है जिससे टीपीए डील करता है बेसिकली, आपने अच्छे समझ लेना है। वसीयत के साथ डील नहीं करता, विल के माध्यम से बंदा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है, टीपीए का कोई लिंक नहीं है। सक्सेशन के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, टीपीए नहीं डील करेगा, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट डील नहीं करेगा। लेकिन जब बात आती है अपने जीते जी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर करने की, सेल के माध्यम से, गिफ्ट के माध्यम से, मॉर्टगेज के माध्यम से या फिर लीज के माध्यम से, तो उसको फिर क्या किया जाता है बच्चों? उसको टीपीए रेगुलेट करता है, ट्रांसफर अमंग द लिविंग पर्सन के साथ टीपीए डील करता है। तो आपको एक पॉइंट समझ आ गया कि टीपीए डील्स विद द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अमंग 2 लिविंग पर्सन, इट डज नॉट डील विद द ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ। अब बच्चों प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के ट्रांसफर होने की बात की जा रही है। तो प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बच्चों? तो प्रॉपर्टी भी 2 प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी कैन बी इधर मूवेबल, मूवेबल मतलब चल संपत्ति, जैसे हमारी गुड्स होगी, हमारे बिस्किट्स हो गए, सेब, एप्पल, फ्रूट्स, दूध, कुछ भी हो गया जो हम डेली चीज़ें यूज़ करते हैं। और प्रॉपर्टी कैन बी इमूवेबल, इमूवेबल में बेसिकली जैसे कि आपकी लैंड होगी, आपकी बिल्डिंग होगी, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो डील करता है वो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के साथ डील करता है। हाउएवर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं, जैसे सेक्शन 5 से लेकर 37 तक की जो प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 118 से लेकर 121 तक के प्रोविजंस हैं, ये एक्सचेंज से डील करते हैं, जनरल प्रोविजन से डील करते हैं। कुछ एक प्रोविजंस हैं टीपीए के जो मूवेबल इमूवेबल दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, लेकिन मैक्सिमम चाहे सेल हो, चाहे लीज हो, चाहे मॉर्टगेज हो, और सेक्शन 38 से लेकर 53A तक के प्रोविज़न हो, ये मैक्सिमम जो प्रोविज़न है बच्चों, ये सभी किससे डील करते हैं? इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ही। तो ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट बेसिकली किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है बच्चों? बेसिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। हाँ, कुछ प्रोविजंस मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर भी एप्लीकेबल है। देखो अभी तो मैं आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये आपका बेस है टीपीए को समझने का। ये बेस क्लियर नहीं होगा तो आगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो पहले बेस क्लियर हो, उसके बाद हम आगे प्रोविजंस को डिस्कस कर देंगे। एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज इंटरवाइवस, व्हाट इज ट्रांसफर अमंग द लिविंग पर्सन, ये क्वेश्चन आ जाता है। डिस्कस ट्रांसफर इंटरवाइवस, तो ट्रांसफर इंटरवाइवस मीन्स ट्रांसफर अमंग द 2 लिविंग पर्सन, बोथ आर लिविंग पर्सन। इफ one person is living, other one is also living, living person is transferring the property to other living person, this is transfer intervivus, है ना। दोनों पर्सन जीवित हैं दोनों पर्सन, और दोनों में ट्रांसफर हो रही है प्रॉपर्टी टू लिविंग पर्सन, और टीपीए इसी के साथ डील करता है। अब बच्चों देखो आगे आपको थोड़ा सा बता दूं मैं, जो टीपीए है हमारा ये आया था 1882 को एक्ट बना था, और 1 जुलाई 1882 को इसको एनफोर्स कर दिया गया, इसको एनफोर्समेंट, इसको कमेंस कर दिया गया। 1 जुलाई 1882 को इसको कमेंस कर दिया गया। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी, ये तो है नहीं कि 1882 में एक्ट बना उसके बाद ही सेल होना शुरू हुई, उसके बाद ही गिफ्ट होना शुरू हुआ, उसके बाद ही गिरवी रखना लोगों ने प्रॉपर्टी को शुरू किया, ऐसा तो नहीं है। इससे पहले भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती होगी। तो बच्चों इससे पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी अमंग द लिविंग पर्सन, दैट वाज रेगुलेटेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। क्या बोला मैंने आपको कि अगर 1882 1 जुलाई 1882 से पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती थी वो होती थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कॉन्शियस। ये एक्ट बना तो इस एक्ट के बाद अब यूनिफॉर्म तरीके से एक लॉ बन गया। पर इससे पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी तो जजेस हमारे जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियस के बेस पर डिसीजन देते थे, कोई लॉ हमारे पास नहीं था। हाँ, 1872 में एक लॉ बना था, आपको पता होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था 1872 में, अगर आपको याद हो तो। 1872 में एक हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना 1872 में, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 को बना। बच्चों इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 4 पार्ट्स थे बेसिकली।
पहला सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के पार्ट था, दूसरा 76 से लेकर 123 तक का पार्ट था, तीसरा सेक्शन 124 से लेकर 238 तक का पार्ट था, और चौथा 239 से लेकर 266। ये 4 बेसिकली पार्ट्स थे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 के जब ये बना था। ये जो 101 से लेकर 75 तक के सेक्शन थे ये डील करते थे जनरल प्रोविजंस के साथ। जनरल प्रोविजंस का मतलब क्या है कि ऑफर कैसे बनाया जा सकता है, एक्सेप्टेंस कैसे बनाई जा सकती है, कंसीडरेशन क्या होती है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या, उसके एसेंशियल एलिमेंट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो हम कैसे रेमेडी लेंगे। जनरल प्रोविजंस जो हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है, हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। जो 76 से लेकर 123 तक के प्रोविजंस थे वो डील करते थे हमारे सेल ऑफ गुड्स के साथ। सेल ऑफ गुड्स कि अगर आप गुड्स मतलब यहाँ पे क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। क्या मतलब है गुड्स का? मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते हो तो क्या लॉ होगा वो 76 से लेकर 123 बताता था। हाउएवर बाद में 1930 में इसको रिपील कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया इस प्रोविज़न को, इस पार्ट को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इस वाले पार्ट को 1930 में ख़त्म कर दिया गया और नया एक्ट बनाया गया सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब मूवेबल प्रॉपर्टी की सेल कौन डील करता है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। जो हमारा सेक्शन 124 से 138 तक की 238 तक के प्रोविजंस थे ये डील करते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब 5 कॉन्ट्रैक्ट आते हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, गारंटी, एडमनिटी एंड एडमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये 5 ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करते हैं, अभी भी हैं विद्यमान। और 239 से 266 तक के जो प्रोविज़न थे वो पार्टनरशिप के साथ डील करते थे कि अगर मान लो कोई 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में मिलकर फर्म बनाते हैं और बिजनेस करना चाहते हैं तो कैसे वो बिजनेस करेंगे, क्या रूल्स रहेंगे, कैसे फर्म बनेगी, क्या उसके रेगुलेशंस होंगे। बाद में इस प्रोविज़न को, इस चैप्टर को भी ख़त्म कर दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से और नया एक्ट बनाया गया जिसका नाम क्या था बच्चों? जिसका नाम था पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो बच्चों इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बना तो था, ये कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब एक बंदा किसी के साथ ऑफर करता है, दूसरा एक्सेप्टेंस करता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। देखो सेल, लीज, मॉर्टगेज जो भी चीज़ें हैं ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही तो है। एक बंदा ऑफर कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, कंसिडरेशन ली जा रही है और कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था वो कॉन्ट्रैक्ट की बात तो करता था वो बात करता था जनरल प्रोविजंस की, मूवेबल प्रॉपर्टी की, सेल की, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की, पार्टनरशिप की। वो कहीं भी इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल या एक्सचेंज या गिफ्ट की बात नहीं करता था। तो मतलब 1872 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो आ गया था पर ये पूरा एक्ट कंप्लीट नहीं था, हर प्रकार के ट्रांसफर से डील नहीं करता था। तो इसलिए उस टाइम भी हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए लॉ नहीं था। पर फाइनली 10 साल के बाद 1882 में एक्ट बनाया गया, नाम था ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, और ये हर प्रकार के ट्रांसफ़र से डील करता है। तो बच्चों अब इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं। तो बच्चों हमें इतना तो पता चल गया कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में बना था ये बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र से रेगुलेट करता है। और ट्रांसफ़र कौन से? जो लिविंग लोगों के बीच हों। एक मरा हुआ बंदा और एक जीवित बंदे भी ट्रांसफ़र से डील नहीं करता, विल के साथ डील नहीं करता, सक्सेशन के साथ डील नहीं करता, ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए ट्रांसफर होता है उससे डील नहीं करता। टीपीए डील करता है केवल 2 लिविंग पर्सन, ट्रांसफर इंटर बाइबस, ट्रांसफर अमंग लिविंग पर्सन के साथ। ये तो हमें पता चल गया। अब बच्चों इस एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो पहला तो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, टू प्रोवाइड द यूनिफॉर्म, डेफिनेट एंड क्लियर लॉ रिगार्डिंग द ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमारे देश में पहले ऐसा कानून था ही नहीं, कोई ऐसा लॉ नहीं था जो यूनिफॉर्म लॉ हो जो ट्रांसफर के साथ डील कर सके इमूवेबल प्रॉपर्टी की अमंग लिविंग पर्सन। ऐसा कानून था ही नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, इक्विटी, गुड कॉन्शियस जजेस डिसीजन देते थे ट्रांसफर को लेकर। तो एक यूनिफॉर्म लॉ बनाना इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा ऑब्जेक्टिव था टू कंप्लीट द कोड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अर्थात जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना था उसने इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कहीं नहीं करी थी। उसने मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी थी, जनरल प्रोविजंस की बात करी थी, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात करी थी और साथ में पार्टनरशिप की बात करी थी। लेकिन उसमें कहीं भी नहीं बताया गया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर के लिए क्या लॉ होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट का
ये भी कॉन्ट्रैक्ट ही तो है जो ट्रांसफर होती है प्रॉपर्टी। तो कॉन्ट्रैक्ट का जो कोड था वो कंप्लीट नहीं था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के आने के बाद भी। तो ये एक्ट आ गया जब टीपीए, तो इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कोड था वो एक तरह से कंप्लीट हो गया। अब ऑब्जेक्टिव्स का स्कोप देख लेते हैं, इस एक्ट की स्कोप क्या है। बच्चों इनमें से क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे क्योंकि ये जनरल बेस है आपका, क्लियर होगा बेस तभी आगे क्वेश्चन समझ आएंगे आपको, तो बता रहा हूँ। पर क्वेश्चन जब आपको आएंगे तो बता दूंगा कि बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। अगर स्कोप की बात करूं तो ये एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। एग्जॉस्टिव मतलब कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट क्यों नहीं है? क्योंकि ये हर प्रकार की ट्रांसफर के साथ डील नहीं करता। ये केवल लिविंग लोगों के बीच ट्रांसफर के साथ डील करता है। ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के साथ ट्रांसफर के साथ ये डील करता है, मूवेबल के ट्रांसफर के साथ डील नहीं करता, ये विल के साथ डील नहीं करता। तो ये जो एक्ट है टीपीए ये एग्जॉस्टिव नहीं है। दूसरा, ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ इज एक्सक्लूडेड। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए ट्रांसफर होते हैं, अपने आप जो ट्रांसफर हो जाते हैं, जैसे विल का केस है, सक्सेशन का केस है, तो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए जो ट्रांसफर होते हैं वो एक्सक्लूड किए गए हैं, वो इंक्लूड नहीं किए गए हैं, वो टीपीए के अंडर रेगुलेट नहीं होते। आ गया इमूवेबल प्रॉपर्टी। मेनली जो टीपीए है उसकी स्कोप कैसी है? काफ़ी लिमिटेड स्कोप है एक तरह से। जितने पॉइंट हम पढ़ रहे हैं उनसे देखकर हमें ये पता चल जाता है कि इसकी स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। लिमिटेड क्यों है? क्योंकि ये केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेसिकली डील करता है। हाँ, कुछ प्रोविजंस मूवेबल से भी डील करते हैं, सेक्शन 5 से लेकर 37 तक प्रोविजन रिगार्डिंग द गिफ्ट, प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सचेंज, पर वो बड़े कम प्रोविजंस हैं। मेन जो फोकस किया गया है टीपीए का वो इमूवेबल को लेकर ही किया गया है। तो क्योंकि ये इमूवेबल से डील करता है, स्कोप इसकी काफ़ी लिमिटेड है। उसके बाद ये मुस्लिम लॉ से डील नहीं करता। बच्चों बोलने का मतलब क्या है कि जो मुस्लिम लोग हैं उनके ऊपर टीपीए एप्लीकेबल नहीं होता। मुस्लिम लोगों के लिए स्पेशल उनके अपने लोकल लॉज हैं जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करते हैं। मुस्लिम्स के ऊपर हमारा टीपीए लागू नहीं होता है, ये बात याद रखनी है आपने। उसके बाद टेरिटोरियल लिमिटेशन, इसका मतलब कुछ ऐसी टेरिटरीज भी हैं जहाँ पे ये एक्ट नहीं लागू होता। कौन सी टेरिटरीज हैं? जैसे पंजाब, इंडिया में पंजाब स्टेट ऐसा है जहाँ पे ये एक्ट लागू नहीं होता। जब कुछ टेरिटरीज में एक्ट लागू नहीं होता तो मतलब एक्ट की स्कोप लिमिटेड है, पूरे इंडिया में ही लागू नहीं हो रहा है, बाकी तो क्या। तो बच्चों इस तरह से हम बोल सकते हैं इस एक्ट की स्कोप काफ़ी लिमिटेड है। टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट की स्कोप काफ़ी लिमिटेड है, एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है, केवल मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी से ही डील करता है, मूवेबल से डील नहीं करता। मैक्सिमम प्रोविजन इमूवेबल से डील करते हैं इसके। ये जो है वो ऑपरेशन ऑफ लॉ के जरिए ट्रांसफर होता है उससे डील नहीं करता। मुस्लिम लॉ के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता और पंजाब के स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता। अब बच्चों हम इसके बाद शुरू कर देंगे बेसिकली आपका पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस में है प्रीलिमिनरी से। तो अब स्टूडेंट्स हम ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सबसे पहला चैप्टर प्रीलिमिनरी देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक आपके सिलेबस में भी होगा, सेक्शन 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हो सकती हैं जो प्रीलिमिनरी वर्ड यूज़ ना करके डायरेक्टली लिख दे शो, टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट, रिपील, सेविंग, इंटरप्रिटेशन क्लोज, ऐसा कुछ लिख दें। मतलब कि 1 से लेकर 4 तक के सेक्शन हम अभी कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सेक्शन 1 है वो 3 बातें बताता है। सबसे पहले शो टाइटल, इस एक्ट का टाइटल क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। दूसरा पॉइंट सेक्शन 1 बताता है कमेंसमेंट, ये एक्ट कमेंस कब हुआ? तो 1 जुलाई 1882 को ये एक्ट कमेंस हुआ। ये आपने डेट याद रखनी है कि 1 जुलाई 1882 को एक्ट इनएक्ट कमेंस हो गया था, ये लागू हो गया था। और एक्सटेंड कहाँ एक्सटेंड करता है? पूरे इंडिया में एक्सटेंड करता है। अब तो जम्मू एंड कश्मीर में भी एक्सटेंड करता है 2019 के बाद। लेकिन हाँ, अभी भी ये पंजाब में एक्सटेंड नहीं करता। इट एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ पंजाब। पंजाब में ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। ये सेक्शन 1 हमें 3 बातें बताता है। सेक्शन 2 बताता है रिपील एंड सेविंग। ये बताता है कि जब ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बना था 1882 में, तो उससे पहले भी कुछ एक एरियाज थे जहां पर अपने लोकल लॉज बनाए हुए थे। लोकल लेवल पे, अपने स्मॉल लेवल पे कुछ लॉ बनाए हुए थे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के रिगार्डिंग कुछ लॉज बने हुए थे। तो सेक्शन 2 बोलता है कि जितने भी पहले के लॉज थे जो पहले कभी किसी अथॉरिटी ने बनाए होंगे वो सारे रिपील हो जाएंगे। जितनी भी रेगुलेशंस बाय लॉज ऑर्डर जो ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है वो टीपीए के आने से पहले बने थे, वो रिपील हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। पहला पॉइंट तो ये बोलता है। लेकिन दूसरा पॉइंट बोलता है कि सेविंग के बारे में। सेविंग मतलब
कुछ कानून ऐसे भी हैं जिसको टीपीए के आने के बाद, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के बाद भी सेव किया गया, बचाया गया, रिपील नहीं किया गया। वो कानून कैसे हैं? नंबर 1 कौन से कानून है? एक्ट और स्टैट्यूट और नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड। कोई भी एक्ट, कोई भी स्टैट्यूट जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के शेड्यूल में एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया, वो एज इट इज रहेगा। दूसरा, राइट्स लाइबिलिटीज क्रिएटेड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, अर्थात ये जो एक्ट है टीपीए, इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, ये पीछे से लागू नहीं होता एक्ट, ये प्रेजेंट से लागू होता है। तो कोई भी राइट लाइबिलिटी जो इस एक्ट टीपीए के आने से पहले कभी क्रिएट हुई थी, पहले क्रिएट होने का मतलब क्या है कि टीपीए तो 1882 में आया, उससे पहले भी ट्रांसफर होती थी प्रॉपर्टी, तो उससे पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी वो ट्रांसफर होकर किसी की कुछ राइट लाइबिलिटी क्रिएट होती होंगी, तो जो राइट लाइबिलिटी पहले क्रिएट हो गई उसको ये एक्ट नहीं टच करेगा, उसको नहीं छेड़ेगा, वो एज इट इज रहेंगी राइट्स लाइबिलिटीज। ट्रांसफर बाय द ऑपरेशन ऑफ लॉ, अगर लॉ के ऑपरेशन के जरिए, ऑपरेशन ऑफ लॉ से अपने आप ऑटोमेटिकली प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, विल के माध्यम से, वसीयत के माध्यम से, ऑपरेशन ऑफ लॉ सक्सेशन के माध्यम से, उसको भी टीपीए डील नहीं करता, टीपीए उसको सेव करता है, वो एज इट इज रहेगा, टीपीए का उसके साथ लिंक नहीं है। और मुस्लिम लॉ, जो मुस्लिम लॉ है उसके ऊपर भी टीपीए लागू नहीं होता, मुस्लिम जो लॉ है वो सेव रहेगा, जो मुस्लिम के प्रोविजंस या गिफ्ट को लेके या प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने को लेके वो मुस्लिम्स के प्रोविजन प्रिवेल करेंगे, टीपीए मुस्लिम्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मोहम्मदन्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। सेक्शन 2 केवल ये बातें बताता है, एक रिपील के बारे में बताता है कि जो पहले के लॉज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन है, वो रिपील हो जाएंगे। दूसरा, सेविंग के बारे में बताता है कि सेव भी रहेंगे कुछ लॉज एक्ट स्टैट्यूट, वो कौन से रहेंगे, वो ये 4 पॉइंट है। मुस्लिम लॉ, ऑपरेशन ऑफ लॉ के जो ट्रांसफर होंगे वो, और जो राइट्स लाइबिलिटीज पहले क्रिएट हुई थी इस एक्ट के आने से पहले, वो एज इट इज रहेंगी, उनको वो नहीं खत्म हो जाएंगी। और अगर इस एक्ट ने, टीपीए ने किसी स्टैट्यूट को एक्सप्रेसली वार नहीं किया है तो वो स्टैट्यूट एज इट इज रहेगा, ये सेक्शन 2 बोलता है। अब सेक्शन 3 बच्चों इंटरप्रिटेशन क्लोज के बारे में बताता है, कुछ ही डेफिनेशन हमें देता है, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, अटेस्टेशन क्या है, नोटिस क्या है, एक्शनेबल क्लेम क्या है, रजिस्ट्रेशन क्या है। और ये जो इंटरप्रिटेशन क्लोज है सेक्शन 3, इसमें से क्वेश्चन 100% आता है। अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं इंटरप्रिटेशन क्लोज के साथ। तो दोस्तों सबसे पहली जो डेफिनेशन है जो पेपर में अक्सर पूछी जाती है वो है डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेक्शन 3 में ये डेफिनेशंस दी गई हैं सारी जो मैं बता रहा हूँ आपको। सेक्शन 3 टीपीए, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट। तो बच्चों देखो, हमने शुरू में बताया आपको कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बेसिकली एप्लीकेबल होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफर से ही डील करता है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में फ़र्क क्या है। अगर आपने अपने घर को ट्रांसफ़र किया तो क्या वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, क्या वो टीपीए में आएगी। अगर आपने अपने खेत में लगे हुए घास को सेल कर दिया तो क्या वो टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आएगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी है इसलिए, या वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में आएगी, क्या वो मूवेबल प्रॉपर्टी है। क्योंकि मूवेबल हुई तो सोगा में जाएगी, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, मूवेबल से डील करता है वो एक्ट, हमने पिछली बार कॉन्ट्रैक्ट 2 में पढ़ा था। और अगर वो इमूवेबल होगा तो फिर टीपीए में आएगी, टीपीए इमूवेबल की सेल से डील करता है। तो ये बड़ा जरूरी सा हो जाता है समझना कि इमूवेबल का मतलब क्या है। अगर मान लो आप किसी पॉन्ड से, किसी तालाब से मछलियों का उत्पादन, मछलियों को आप पकड़ते हो, आपका राइट है मछलियों का उत्पादन करना, मछलियों को पकड़ना तालाब से आपका राइट है, और कल को आप उस राइट को किसी को ट्रांसफ़र करते हो तो क्या वो राइट जो ट्रांसफ़र कर रहे हो आप वो मूवेबल है या इमूवेबल है। अगर तो मूवेबल होगा तो सोगा के अंडर रेगुलेट होगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर, क्योंकि वो मूवेबल से डील करता है। अगर वो इमूवेबल होगा, मछलियाँ पकड़ने वाला राइट, और वो ट्रांसफ़र करोगे तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो टीपीए हमारा है उसके अंडर रेगुलेट होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को समझना बहुत ज़रूरी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन सेक्शन 3 में दी गई है, पर वो डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। सेक्शन 3 टीपीए सिंपल बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। ये 3 चीज़ें बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड नहीं करती स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स
एंड ग्रास, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। तो बच्चों ये डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए हमें दो अन्य एक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सबसे पहला जो एक्ट है हमारा वो है हमारा रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग, hereditary allowances, rights to ways, light, fisheries, and any other benefits arises out of the thing, out of the land, or things attached to earth or permanently fastened to anything which is attached to earth but not standing timber, growing crops and grass। तो जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, देखो जब हमें टीपीए में डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लगी, टीपीए में एक नेगेटिव डेफिनेशन दिया कि immovable property does not include the standing timber, growing crops and grass, ये एक नेगेटिव डेफिनेशन है। तो इंक्लूड क्या करती है हमें पता होना चाहिए, तो हम फिर हेल्प लेंगे और एक्ट्स की। तो रजिस्ट्रेशन एक्ट बोल देता है कि ये इंक्लूड करती है लैंड, बिल्डिंग, हेरिडिटरी अलाउंसेस, राइट्स टू वे, फिशरीज, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ एंड एक्सेप्ट द स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास, ये ऐसा बोलती है। अब हम हेल्प लेंगे जनरल क्लोजेज एक्ट की। जो जनरल क्लोजेज एक्ट है बच्चों, कोई भी क्लोज, कोई भी डेफिनेशन आपको समझ ना आए ना, तो वो जनरल क्लोजेज एक्ट में दी होगी। 1897 का एक्ट है, बहुत पुराना। तो उस एक्ट का सेक्शन जो 3 सब सेक्शन 26 है, 3 सब सेक्शन 26, वो बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स इंक्लूड्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ, थिंग्स परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग अटैच्ड टू अर्थ, ये ऐसा बोलता है। तो बच्चों इन तीनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद, तीनों एक्ट के, टीपीए भी, रजिस्ट्रेशन भी और जनरल क्लॉजेज एक्ट भी, इन तीनों डेफिनेशन को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स क्या करती है। नंबर 1 लैंड, सबसे पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड आएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में दूसरा क्या आ जाएगा, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। तीसरा क्या आ जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन भी सेक्शन 3 में दी हुई है टीपीए के। सेक्शन 3 टीपीए बताते हैं हमें थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ का मतलब क्या है। तो थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ का मतलब है थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स अटैच्ड टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ। बट रूटेड इन द अर्थ, जो चीज़ें रूटेड अर्थ में वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएंगी। पर 3 चीज़ें एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शन रजिस्ट्रेशन एक्ट में बताई हुई हैं और ये एक्सेप्शन टीपीए ने खुद बताई हुई हैं, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। तो आपने ऐसे याद करना है, पेपर में आपने लिख के आना है कि टीपीए की डेफिनेशन क्लियर नहीं है, इसलिए हम बाकी एक्ट्स की हेल्प लेंगे। आप रजिस्ट्रेशन एक्ट के बारे में लिख दोगे, आप जनरल क्लॉजेज एक्ट के बारे में लिख दोगे, फिर आप लिखोगे। इन तीनों का इकट्ठा स्टडी करने के बाद हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी मीन्स लैंड, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ। थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ मीन्स थिंग्स embedded in the earth, things attached to what is embedded in the earth, things rooted in the earth except standing timber, it is also rooted but it is not immovable property. Growing crops, it is also rooted but it is not immovable property. Growing grass, it is also rooted but it is not immovable property. ऐसे लिख के आप आओगे। अब इन चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर देंगे, लैंड का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, सभी को हम एक्सप्लेन कर देंगे। बच्चों आपको बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है अभी लाइक कर दें, इस वीडियो को लाइक का बटन दबा के अभी लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में आपसे विनती है मेरी, अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर सिस्टमेटिक मैनर में नोट्स मिले, हमारे पास 2 प्रकार के नोट्स हैं। हमने हैंड रिटन नोट्स लिखे अपनी मेहनत से। एक हमारे पास 357 पेजेस के नोट्स हैं, ये लार्ज नोट्स हैं। अगर आपको लार्ज नोट्स चाहिए आप ये भी हमसे ले सकते हो। और दूसरे हमारे पास 116 पेजेस के नोट्स हैं, आप ये भी ले सकते हो। नोट्स पेड रहेंगे, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो नोट्स के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। मैं व्हाट्सएप नंबर लिख देता हूँ 9816492276, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है बच्चों। तो आप इस पर हमें कांटेक्ट कर सकते हो, नोट्स की डिमांड कर सकते हैं हमसे। नोट्स पेड हैं, नोट्स फ्री नहीं है और नोट्स काफ़ी अच्छे बने हुए हैं, लार्ज भी हैं, स्मॉल भी हैं। ये जो लेक्चर मैं दे रहा हूँ ये मैं एक रिवीजन सेशन दे रहा हूँ। अगर आपको अच्छे से डिटेल में पढ़नी है चीज़ें तो हमारे पास 16 घंटे के लेक्चर्स भी हैं, 16 आवर्स के लेक्चर भी हमारे, डेली 1 आवर हम लेक्चर लेते हैं। तो 16 आवर्स का लेक्चर वो भी आप हमसे परचेज कर सकते हैं। और 16 आवर्स के लेक्चर के नोट्स 357 पेजेस आपको लेक्चर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है बच्चों। तो लैंड, तो बच्चों लैंड का मतलब जब आप इनको एक्सप्लेन करोगे बाद में, तो लैंड का मतलब होता है सरफेस ऑफ द अर्थ। व्हाट इज लैंड, व्हाट डज लैंड मीन्स? लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ
जो भी हमारी धरती है उसके ऊपर जो आपको दिखता है ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर जो सरफेस है वो लैंड है। लैंड का मतलब होता है हर कोई चीज जो लैंड के जो सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर हो, अर्थ के सरफेस के ऊपर हो, इवन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी लैंड में आएगी, बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी लैंड में आएगी। आपने घर बनाया, घर किसी को बेच दिया, तो आप ये नहीं बोल सकते ना कि मैं घर बेच रहा हूँ, ऊपर का जो स्पेस है वो नहीं बेच रहा, वो तो उसको ऑटोमेटिकली चला जाएगा क्योंकि वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो लैंड के ऊपर का एरिया जहां तक लैंड है आपकी, उसके सीधा ऊपर एरिया जहां तक आपकी नजर जाती है वो आपका ही उस इमूवेबल प्रॉपर्टी का ही हिस्सा है, उस लैंड का ही हिस्सा है। लैंड का मतलब होगा जो नीचे लैंड है उसके ऊपर का जो एरिया है, जो हवा है, जो सरफेस है, जो ऊपर, वो बिलो द सरफेस बिलो द लैंड। अगर लैंड के नीचे कीचड़ है, सोइल है, मिनरल्स हैं, माइंस हैं उस धरती के नीचे, तो वो भी लैंड का हिस्सा माने जाएंगे। तो लैंड मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ, इट मीन्स सरफेस अबव द अर्थ, बिलो द अर्थ, ये सारा लैंड में आ जाएगा। दूसरा, बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। अगर आपको कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं लैंड से, अराइज हो रहे हैं आपको बेनिफिट्स लैंड से, जमीन से कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ही माना जाएगा। अब बच्चों आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी लैंड है, उस लैंड में आपका राइट है कि आप जाकर वहाँ से फल निकाल के ला सको, वहाँ पौधे लगे, आपका राइट है टू गो एंड ब्रिंग द फ्रूट्स विद यू, आप अपने साथ उन फ्रूट्स को काट के ला सकते हो, आपका राइट है। तो ये जो राइट है, राइट टू हैव फ्रूट्स फ्रॉम द लैंड, दिस इज बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड एंड दिस राइट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। दिस राइट यू कैन ट्रांसफर दिस राइट टू समवन एंड द ट्रांसफर वुड बी अकॉर्डिंग टू टीपीए बिकॉज इट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। बेनिफिट्स का बच्चों मेन मतलब होता है बेनिफिट्स का इनटेंजिबल प्रॉपर्टी। देखो प्रॉपर्टी आपकी टेंजिबल भी हो सकती है, इनटेंजिबल भी। टेंजिबल तो वो है जो आप टच कर सको, लैंड, दीवार, बिल्डिंग आप टच कर सकते हो, ये टेंजिबल प्रॉपर्टी है। इनटेंजिबल जिसको आप टच नहीं कर सकते, राइट वर्ड, राइट टू गेट द फिशेज फ्रॉम द पोंड, यू हैव द राइट। पर ये राइट कैसा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है आपकी, टच नहीं कर सकते पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जितने भी बेनिफिट्स आपको लैंड से होंगे, कोई लैंड है आपकी, उससे आपको बेनिफिट्स हो रहे हैं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा। आपके पास लैंड है, लैंड के ऊपर ट्रीज लगे हुए हैं, उन ट्रीज से आपका राइट है कि जाके आप उन ट्रीज की शाल को निकाल सको, लीव्स को निकाल सको, दवाइयों बनाने के लिए कुछ जड़ी बूटियों को निकाल सको, ये आपका राइट है। और ये राइट आपका क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि दिस इज द बेनिफिट्स अराइज आउट ऑफ लैंड। जो भी लैंड से बेनिफिट्स अराइज होंगे वो आपकी क्या माने जाएंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। थिंग्स अटैच टू अर्थ, जो चीज़ें धरती से अटैच हैं वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाती हैं। इसमें 3 चीज़ें आती हैं। थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, एम्बेडेड का मतलब है जो चीज़ें धरती में गड़ी हुई हैं। दीवार, ये दीवार है सामने, ये बोर्ड टंगा हुआ है दीवार के ऊपर, तो ये दीवार धरती से तो ऊपर आई है, धरती में गड़ी हुई है दीवार, ये नीचे नींव गई है खोद कर फिर दीवार बनी है, तो ये दीवार क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। एम्बेडेड का मतलब जो चीज़ें धरती में गड़ी हैं, इलेक्ट्रिसिटी पोल, आपकी दीवार, आपकी बिल्डिंग, या कोई भी चीज़ जो नीचे से गड़ी है वो आपकी एम्बेडेड इन द अर्थ है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। या थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ, थिंग्स उसके साथ अटैच है जो चीज़ धरती में एम्बेडेड है। अब ये दीवार धरती में एम्बेडेड है, इसके साथ दरवाजे अटैच हैं, इसके साथ बिल्डिंग अटैच, इसके साथ खिड़कियां अटैच हैं, वो भी क्या मानी जाएगी बच्चों? वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी, क्योंकि इट इज द थिंग्स अटैच टू व्हाट इज एम्बेडेड इन द अर्थ। थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, जो चीज़ें धरती में रूटेड हैं, पेड़ पौधे धरती में रूट है, उनका धरती में रूटेड है, धरती में जड़े गई हैं, वो भी आपका क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानी जाएगी। लेकिन इसमें 3 एक्सेप्शन है। स्टैंडिंग टिम्बर, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब होता है बच्चों एक ऐसी लकड़ी जिसका यूज फर्नीचर बनाने को किया जाएगा। बाद में आपने लकड़ी लगाई और आपका पर्पस क्या? कल को इसको काट के आपने फर्नीचर के लिए बेचना है, हाउस होल्ड फर्नीचर बनाना है, सोफा सेटी, दरवाजे, खिड़कियाँ, बेड, आपने ये बनाना है। तो जब एक स्टैंडिंग टिम्बर को आप लगाते हो, वो भी रूटेड इन द अर्थ है, पर वो इमूवेबल नहीं है। वो क्या है बच्चों? वो आपका मूवेबल है। मतलब ये जो 3 एक्सेप्शन है, ये तीनों मूवेबल मानी जाएंगी। अर्थात अगर आप स्टैंडिंग टिम्बर आपने अपने खेत में लगाया हुआ है और उस स्टैंडिंग टिम्बर को आप किसी को सेल करते हो, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी टीपीए के अंडर वो नहीं आएगा। वो स्टैंडिंग टिम्बर कैसे सेल होगा? सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है ये, और मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील करता है। वहीं पे ग्रोइंग क्रॉप्स,
आपके खेत में क्रॉप्स लगी हैं, गेहूं की, बाजरे की, मक्की की, कोई क्रॉप लगी हुई है अभी, उसकी भी रूटर्स, उसकी जड़ें नीचे धरती में गई हुई हैं, लेकिन एक्सेप्शन में आइए तो ये भी क्या माना जाएगा, मूवेबल, क्योंकि ये क्रॉप्स तो आपने काटनी है, आपका पर्पज ही कल को काटना है, इसका मूवेबल बनाना है इसका। तो ये अगर आपके खेत में फसल लगी है और आप उस फसल को किसी को सेल कर देते हो कि ये फसल सारी तेरी है, मुझे पैसे दे, तो ये सेल किसके अंडर होगी, टीपीए के अंडर नहीं होगी, क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर रेगुलेट होगी, क्योंकि वो मूवेबल से डील करता है। आ गया ग्रास, ग्रोइंग ग्रास, कहीं खेत में घास लगा आपके, तो वो घास भी क्या माना जाएगा बच्चों, वो घास भी मूवेबल माना जाएगा, वो घास इमूवेबल नहीं माना जाएगा। और घास को अगर आप सेल करते हो तो वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर आएगा, ना कि टीपीए के अंदर। तो आई होप आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब हमने ये पढ़ी क्यों डेफिनेशन, मान लो आप अपना घर बेचते हो, घर के साथ खिड़कियां लगी होंगी, दरवाजे लगे होंगे, घर के साथ और भी पोल पाल वगैरह लगे होंगे, तो वो सारी चीजें इकट्ठी बिकेंगी। वो आप ये नहीं बोल सकते मैं आपको घर बेच रहा हूँ, खिड़की में निकाल लूंगा। खिड़की भाई थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इमेजिन रखता है, तो खिड़की क्या है, इमूवेबल है, तो वो भी साथ में बिकेगी। या दरवाजे लगे हुए हैं, तो आप बोलो जी मैं घर बेच रहा हूँ, दरवाजे में अपने निकाल लूंगा, नहीं निकाल पाओगे। क्यों, दरवाजे वो चीज है जो थिंग्स अटैच टू व्हाट इज इम्बेडेड अर्थ लगी हुई है, इमूवेबल है, तो जो आप लैंड बेच रहे हो उसका हिस्सा ये माना जाएगा, तो ये भी टीपी के अंदर जाएगी हमारी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इमूवेबल समझ आ गया होगा। अब मेरे दोस्तों अगली डेफिनेशन है मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमने समझ ली, अब मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन जो है वो टीपीए में नहीं दी हुई है। टीपीए डज नॉट डिफाइन द टर्म मूवेबल प्रॉपर्टी। बस टीपीए क्या बोलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी डज नॉट इंक्लूड स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रास। मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, मतलब ये तीनों चीजें क्या है, ये मूवेबल है। तो मूवेबल प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी हमारी, स्टैंडिंग टिम्बर, जो टिम्बर हमारा खड़ा है, स्टैंडिंग टिम्बर का मतलब क्या है, जो लकड़ी हमारी हमने कल को जिसके फ्रूट्स बनाने हैं, फर्नीचर के लिए यूज करना है, बेशक वो हरा पेड़ है, ग्रीन पेड़ है, पर उसका कल को टिम्बर के लिए यूज होगा, वो क्या है आपकी मूवेबल है। ग्रोइंग क्रॉप्स, आपने फसल लगाई है, कोई क्रॉप्स लगाई हैं, चाहे जिस मर्जी खेती करी हो, धान की, बाजरे की, गेहूं की, आलू की, जिस मर्जी की, वो क्रॉप्स आपकी क्या है, मूवेबल हैं। और ग्रोइंग ग्रास, आपने घास उगाया हुआ है अपनी ज़मीन में, वो भी क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी है। वहीं पे जो जनरल क्लोजेज एक्ट है हमारा, जनरल क्लोजेज एक्ट 1897 का, वो एक्ट क्या बोलता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है हर एक प्रॉपर्टी एक्सेप्ट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी भी इमूवेबल नहीं है वो मूवेबल बन जाएगी। तो मतलब सिंपल सी भाषा में बोला जाए तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ग्रास। अब दूसरा आता है इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट, तो आपने बोलना है सेक्शन 3 जो टीपीए का है वो बोलता है इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट। व्हाट इज दिस, इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट। इंस्ट्रूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट है, कानूनी दस्तावेज है, विच इज यूज फॉर ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड for transferring the property and it is a non-testamentary instrument. It is very very important term. देखो बच्चों इंस्ट्रूमेंट दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो हो सकता है टेस्टामेंट्री और एक नॉन टेस्टामेंट्री। टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट वो है जिसके थ्रू आप प्रॉपर्टी को अपने मरने के बाद ट्रांसफर करते हो। आपने एक विल बनाई, वसीयत बनाई और लिख दिया मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी इन बच्चों को जाएगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट बनाया ये भी इंस्ट्रूमेंट ही तो है, एक डॉक्यूमेंट ही तो है जिसके जरिए आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो। पर ये डॉक्यूमेंट कैसा है, ये टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट है। इसमें आपने अपनी इच्छा व्यक्त करी है और आपने बोला कि मेरी प्रॉपर्टी फ्यूचर में जब मर जाऊंगा उसके बाद इन बच्चों को जाएगी। ये टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। टीपीए विल के साथ डील नहीं करता। टीपीए ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के साथ डील नहीं करता, ये डील करता है नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट के साथ। तो जब आप एक लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हो और बोलते हो मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को सेल कर रहा हूँ, गिफ्ट कर रहा हूँ, मॉर्गेज कर रहा हूँ, या मैं किसी को प्रॉपर्टी अपनी लीज पे दे रहा हूँ, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा ये एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है। ये आपके मरने के बाद एग्जिस्टेंस में नहीं आएगा, जीते जी एग्जिस्टेंस में आएगा और इसको क्या बोला जाएगा, इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए डॉक्यूमेंट थ्रू विच द प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड एंड इट इज
इन नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट, इट इज नॉट अ टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको समझ आया होगा। अब अगला डेफिनेशन है टेस्टेड। व्हाट इज अ टेस्टेड? तो बच्चों देखो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय डिलीवरी ऑफ पोजेशन। डिलीवरी ऑफ पोजेशन, आपने क्या किया, आपके पास प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, आपने वो प्रॉपर्टी किसी को पोजेशन डिलीवर कर दिया। जैसे पोजेशन डिलीवर किया, आपने प्रॉपर्टी भी डिलीवर कर दी। प्रॉपर्टी दो तरीके से ट्रांसफर हो सकती है। एक तो आप ट्रांसफर कर सकते हो बाय द डिलीवरी ऑफ पोजेशन, प्रॉपर्टी का पोजेशन किसी को दे दिया, प्रॉपर्टी अपने आप उसको ट्रांसफर हो गई। और दूसरा आप कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो, बाय राइटिंग। आपने लिखत पढ़त करी, पूरी राइटिंग में, डॉक्यूमेंट में लिखा प्रॉपर, मैं अपनी प्रॉपर्टीज को ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, ये बाय राइटिंग। जब बच्चों आप बाय राइटिंग प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो तो उस टाइम पर हमें ज़रूरत पड़ती है अटेस्टेशन की। समझ आ रहा है? अटेस्टेड जो टर्म है वो किससे डील करती है? जब आप राइटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो। अगर आपने किसी को अपना प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया, प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी पोजेशन करके, तो अटेस्टेशन की जरूरत ही नहीं है। पर जब आप राइटिंग में प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, आप प्रॉपर एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हो। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। आप ये करते हो बच्चों, आप प्रॉपर एक नॉन टेस्टामेंट्री इंस्ट्रूमेंट बनाते हो, एक डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट तैयार करते हो। उस डॉक्यूमेंट में आप पूरा लिखते हो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इसको देना चाहता हूँ, सेल, गिफ्ट, जो भी व्हाट्सएवर। इसमें आप खुद साइन करते हो, जो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है वो साइन करता है, जो ट्रांसफरी है, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है, वो साइन करता है। इसके साथ साथ 2 विटनेस वहां पे साइन करते हैं, 2 विटनेस, 2 जो लोग हैं और साइन करते हैं वहां पे। वो ये बताना चाहते हैं कि हमारे सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, किसी के दबाव में प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो रही है और बिल्कुल जेन्युइन तरीके से प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। तो जब ये 2 विटनेस साइन करते हैं, 2 गवाह वहां पे साइन करते हैं, इसी को अटेस्टेशन बोला जाता है, इसी को अटेस्टेड बोला जाता है। तो एक डॉक्यूमेंट इज सेड टू बी अटेस्टेड, वन डॉक्यूमेंट सेड टू बी अटेस्टेड व्हेन एट लीस्ट 2 पर्सन साइन ऑन द डॉक्यूमेंट दैट द डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन देयर प्रेजेंस। अर्थात जब भी राइटिंग से प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है और 2 गवाह वहां पे साइन करते हैं, इस बात को मानते हैं कि हमारे सामने प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, हमारे सामने एक बंदा दूसरे को प्रॉपर्टी दे रहा है, बिना किसी फोर्स के, बिना किसी कोर्जन के, बिना किसी इन्फ्लुएंस के, खुद अपनी इच्छा से किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है कोई बंदा, तो हम क्या मानते हैं, वो डॉक्यूमेंट अटेस्ट हो गया, वो डॉक्यूमेंट टेस्ट हो गया। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों अटेस्टेशन जरूरी है बच्चों? तो अटेस्टेशन का ऑब्जेक्ट ये है कि इससे ये कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी फ्रीली ट्रांसफर हुई है। क्या ऑब्जेक्ट है? इससे कंफर्म हो जाता है कि प्रॉपर्टी फ्रीली ट्रांसफर हुई है, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के। जब एक बंदा ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा भी साइन कर रहा है जिसको ट्रांसफर करी जा रही है, 2 गवाह भी सामने खड़े हैं, गवाह देख तो रहे हैं जो साइन कर रहे हैं कि भाई किसी के ऊपर किसी का दबाव नहीं है, अपनी इच्छा अनुसार प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है। तो पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ये इंश्योर करना कि प्रॉपर्टी फ्रीली अपनी इच्छा अनुसार बंदा ट्रांसफर कर रहा है। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों इसका? दूसरा ऑब्जेक्ट ये है कि ये इंश्योर करना कि प्रॉपर्टी जिसने ट्रांसफर करनी थी वही ट्रांसफर कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है प्रॉपर्टी मेरी है, ट्रांसफर मेरा ब्रदर कर रहा है, तो वो गवाह क्यों है वहां पे? ताकि वो ये भी देखें कि हाँ भाई इसकी प्रॉपर्टी थी और यही ट्रांसफर कर रहा है, कोई दूसरा नहीं ट्रांसफर कर रहा। या कल को मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं ही ट्रांसफर कर रहा था, मैं मुकर जाऊं, मैं तो था ही नहीं वो, तो गवाह बोलेंगे जी आप ही थे, आपने ट्रांसफर करी हमारे सामने। तो गवाह क्यों होते हैं? 2 विटनेस, जिसको टेस्टेशन बोलते हैं, जिनका साइन करना टेस्टेशन कहलाता है। क्यों होते हैं? एक तो ये पता कंफर्म करने के लिए कि फ्रीली ट्रांसफर हुई है, और दूसरा ये कंफर्म करने के लिए कि बंदा जो ट्रांसफर करने वाला है वही ट्रांसफर कर रहा है। द पर्सन हु इज ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी इज रियली द ऑथराइज्ड पर्सन टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। उसका हु कैन अटेस्ट, अटेस्ट कौन कर सकता है, मतलब अटेस्टिंग विटनेस कौन बन सकता है, 2 गवाह कौन बन सकते हैं? तो बच्चों अटेस्ट कोई भी कर सकता है, जो साउंड माइंड का है, जो पागल नहीं है, दिमाग सही है, वो टेस्ट कर सकता है। या दूसरा कोई भी बंदा टेस्ट कर सकता है जो मेजर है, जो माइनर नहीं है, छोटा नहीं है, मेजर है, वो भी टेस्ट कर सकता है। आगे फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन। अटेस्टेशन कैसी होगी, क्या उसका तरीका होगा? तो कोई भी फॉर्म टीपीए में एक्सप्रेस नहीं है, किसी भी तरीके से कहीं भी पेपर में 2 जगह पे 2 विटनेस साइन कर देंगे, या किसी भी
जितने भी पेपर हैं जहाँ पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है, सब जगह पर दोनों विटनेस अपने साइन करेंगे, अटेस्टेशन मान लिया जाएगा, कोई देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ अटेस्टेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं नोटिस की। तो गाइज अब तीसरी जो डेफिनेशन है वो है नोटिस की। सेक्शन 3 में नोटिस को डिफाइन किया गया है और नोटिस का क्वेश्चन पेपर में अक्सर आता है कि नोटिस क्या है, कितने प्रकार का होता है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस कब माना जाता है। तो ये अपने अच्छे से समझना है स्टूडेंट्स। नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है नॉलेज ऑफ द फैक्ट। अगर आपको किसी फैक्ट का नॉलेज है तो इसका मतलब यू हैव द नोटिस ऑफ दैट फैक्ट। और अगर आपको किसी फैक्ट का नॉलेज है तो ये होना एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण है किसी केस को डिसाइड करने में। बच्चों फॉर एग्जांपल मान लो ए है कोई पर्सन, उसने अपनी प्रॉपर्टी बी को क्या कर दी, बी को सेल कर दी, या बी को उसने प्रॉपर्टी पहले गिफ्ट कर दी। मान लो ए ने अपनी प्रॉपर्टी बी को गिफ्ट कर दी और ए ने वही प्रॉपर्टी फिर सी को सेल कर रहा है और सी को इस बात का नोटिस है, पता है कि ये प्रॉपर्टी तो बी को गिफ्ट करी गई है ऑलरेडी, जो मुझे अब सेल करने जा रही है। तो इसका मतलब सी को इस बात का नोटिस है, तो सी गुड फेथ में फिर काम नहीं कर रहा, जानबूझ के एक प्रॉपर्टी ले रहा है जो ऑलरेडी ट्रांसफर हो गई है। तो यहाँ पे सी का इंटरेस्ट डिफीट होगा। वहीं पे मान लो, देखिए ध्यान से मेरी बात समझने की कोशिश करना, ये नोटिस का जो प्रोविजन है ना वो आगे सेक्शन 39, 38, 41, 42, 3 में बहुत महत्वपूर्ण है। ये नोटिस, किसी चीज़ का नोटिस होना, यहाँ वहाँ पे इस नोटिस को बहुत रेलिवेंट माना जाता है। मान लो कोई पर्सन है, ए कोई पर्सन है, उसने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और कहा कि इस प्रॉपर्टी से 5,000 रुपये मेंटेनेंस सी को जाएगी। ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा कि इस प्रॉपर्टी से 5,000 मेंटेनेंस सी को जाएगी। बाद में ए ने जो प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करी थी, ए ने बी को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करी और कहा कि इस प्रॉपर्टी से 5,000 सी को मेंटेनेंस जाएगी। बी ने क्या किया, बी ने ये प्रॉपर्टी डी को ट्रांसफ़र कर दी और डी को इस बात का नोटिस है कि भाई जो प्रॉपर्टी मुझे मिल रही है उससे 5,000 रुपया सी को मेंटेनेंस भी जाती है। तो कल को अब डी को मेंटेनेंस देनी पड़ेगी सी को 5,000 रुपये, अगर वो प्रॉपर्टी बी से ले लेता है, परचेज कर लेता है। तो नोटिस की कितनी रेलिवेंसी है। तो नोटिस का सिंपल सा मतलब होता है नॉलेज ऑफ अ फैक्ट। नोटिस मीन्स अ नॉलेज ऑफ अ फैक्ट। नोटिस कैन बी एक्चुअल एंड नोटिस कैन बी कंस्ट्रक्टिव। दो प्रकार का नोटिस हो सकता है। एक्चुअल का मतलब क्या है कि एक्चुअल में आपको किसी चीज़ का नोटिस है, मैंने कोई चीज़ राइटिंग में आपको बता दी, आपको एक्चुअली उस चीज़ का नोटिस हो गया। और कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है कि आपको नोटिस है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन लॉ प्रिज्यूम करता है कि आपको नोटिस है। व्हेन देयर इज अ प्रिजम्पशन दैट यू हैव द नोटिस, इट इज़ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। और ये 5 पॉइंट हैं जब लॉ मानेगा कि आपको एक वस्तु का नोटिस था, एक फैक्ट का नोटिस था। सबसे पहला है विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम द इंक्वायरी। विलफुल अब्सटेंशन फ्रॉम द इंक्वायरी अर्थात अगर आपने जानबूझकर विलफुली किसी चीज़ की इंक्वायरी करने से अपने आप को अब्सटेन किया, आपकी ड्यूटी थी आप किसी चीज़ की इंक्वायरी करते पर आपने इंक्वायरी नहीं करी, आपने अवॉइड कर दिया इंक्वायरी करना, आपने अवॉइड कर दिया नोटिस लेना, आपने अवॉइड कर दिया नोटिस लेना, तो माना जाएगा आपको नोटिस है किसी चीज़ के बारे में जो आप अवॉइड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आपके घर में लेटर जाता है, एक लेटर में प्रॉपर चीज़ लिखी हुई है, आप उस लेटर को रिफ्यूज़ कर देते हो कि मैं इस लेटर को नहीं लेता। अब कल को कानून मानेगा आपको पता था उस लेटर में क्या लिखा हुआ है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टैंस ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। यहाँ से क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्टिव नोटिस कैसे पार्टी को माना जाता है। दूसरा है ग्रोस नेग्लिजेंस। अगर आपने कभी कोई ऐसी नेग्लिजेंस करी, बहुत बड़ी नेग्लिजेंस, तो माना जाएगा आपको नोटिस था उस चीज़ का। जैसे कि लॉयड बैंक लिमिटेड वर्सेस पीई गुजदार कंपनी के केस में हुआ था, बड़ा ही लैंडमार्क